सौम्या कॉलेज से घर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ संगीता जी जल्दी से उसके कमरे के पास पहुंची। बेटी क्या बात है? खाना तो खा ले। तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? दरवाजा खोल। तभी उनकी बड़ी बहू सुशीला अपने कमरे से बाहर आई। माँ जी, दोपहर को भी थोड़ी देर तो आराम करते हैं, वो भी आप चिल्लाने लगती हैं। सौम्या कोई बच्ची थोड़ी ना है, अपने आप लेकर खा लेगी जब उसे भूख लगेगी। तभी पीछे से छोटी बहू कोमल की आवाज आई। माँ जी माफ करना, आपने अपनी लाडली बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो हमारे हाथ से निकल जाए। वैसे हमें क्या, मैं तो सोने जा रही हूँ। दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सौम्या दरवाजा खोलती है। सामने अपनी मम्मी को देखकर उनसे लिपट जाती है। बेटी क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। तू तो लगता है रो रही थी। सच सच बता क्या बात है। चल अंदर चलते हैं। कमरे में जाकर सौम्या जो कुछ बताती है उसे सुनकर संगीता जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मम्मी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने शादी से मना कर दिया, वो यहाँ से भाग गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अगर तेरे भाइयों को पता लगा तो वो तुझे मार डालेंगे। सौम्या रोने लगती है। संगीता जी उसे चुप कराती हैं। अब रोने से क्या फायदा? तूने अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। चुप हो जा। अगर तेरी भाभीियों को ये सब पता लग गया तो तेरा और मेरा दोनों का जीना मुश्किल कर देगी। दोनों चुपचाप कमरे में बातें करती रहती हैं। शाम को घर में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कोमल अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आज क्या बनेगा खाने में? बहू जो मन करे बना लो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। कोमल ये सुनकर फटाफट सुशीला के पास पहुंच जाती है। दीदी कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा खाने में कमी निकालने वाली माँ जी आज खाना खाने को मना कर रही हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा था। जब से सौम्या आई है माहौल शांत है, वरना पूरे दिन बहू ये बहू वो करती रहती थी। तू एक काम कर, सौम्या से पूछ खाने में क्या बनेगा। अगर वो भी खाने को मना करे तब समझ लेना कुछ गड़बड़ है। कोमल सौम्या से पूछती है, वो मना कर देती है। शाम को अशोक और गौरव दोनों घर आते हैं। सुशीला और कोमल दोनों उन्हें सारी बातें बता देती हैं। दोनों माँ के कमरे में पहुंच जाते हैं। मम्मी क्या बात है, आप खाना नहीं खा रही हैं? उधर सौम्या भी खाना नहीं खा रही है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार था, इसीलिए वो मना कर रही होगी। तुम लोग खा लो। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुशीला ने अपनी सास को टोका। माँ जी सही बात बताइए, क्या परेशानी है? संगीता जी डरते डरते उसे सारी बात बता देती हैं। हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं? अब इससे कौन शादी करेगा? इसे तो इस घर में भी नहीं रखना चाहिए। धीरे बोल बहू, किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी पीछे से कोमल कहती है। अनर्थ तो हो ही चुका है मम्मी जी, अब ये हमारे साथ नहीं रह सकती। बहू, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, ये बेसहारा कहाँ जाएगी, वो भी इस हालत में। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? माँ जी, आपको पता है ये बात फैल गई तो आपके बेटे इसे मार डालेंगे। वो चले जाएंगे जेल में, हम शर्म के मारे मर जाएंगे। आप दोनों गांव के पुराने मकान में चली जाओ। एक काम करो माँ जी, चुपचाप बच्चा गिरवा दो, यही सही रहेगा। तभी पीछे से सौम्या आती है। भाभी, ये मेरी प्यार की निशानी है। मुझे विश्वास है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। ये लड़की तो इस घर में एक ना एक खून करवा कर ही मानेगी। चल तू अभी के अभी घर से निकल जा, नहीं तो तुझे घसीट कर निकालती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कोमल, इसे छोड़, दरवाजा खोल। लगता है वो आ ही गए होंगे। बहू, अशोक और गौरव को कुछ भी मत कहना। नहीं माँ जी, हम कुछ नहीं छुपाएंगे। तभी कोमल दरवाजा खोल देती है। दोनों अंदर आते हैं। अपनी माँ और बहन को रोता देखकर कारण पूछते हैं। सुशीला और कोमल दोनों उन्हें सब कुछ बता देती हैं। ये सुनकर अशोक कहता है, मम्मी ये सब क्या चल रहा है? आपने ऐसे इतनी छूट दे दी? माँ जी ने हमारा तो जीना मुश्किल कर रखा है, मगर इससे कुछ नहीं कहती। मैं तो कह रही हूँ इसे घर से निकाल दो।
अरे मैं तो कहती हूँ माँ जी को भी वृद्धाश्रम छोड़ाओ। हम भी कभी चैन से रहेंगे या नहीं? नहीं कोमल, ये नहीं हो सकता। बाहर सबको क्या बताएंगे? तुम दोनों कल जाकर इसका बच्चा गिरवा दो। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेशक घर छोड़ दूंगी। तो फिर ठीक है, निकल जाओ यहां से। बेटा ऐसा जुल्म मत कर, मैं इसे मना लूंगी। अगले दिन घर का माहौल बदल जाता है। अशोक और गौरव के जाते ही सुशीला सौम्या के पास आती है। क्या फैसला किया तूने? भाभी कुछ तो तरस खाओ। मैं कुछ दिन में अपना इंतजाम करके यहाँ से चली जाऊंगी। दीदी, ये ऐसे नहीं मानेगी। आप इसके बाल पकड़कर बाहर करो, मैं इसके कपड़े बांध कर देती हूँ। सुशीला सौम्या के बाल पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगती हैं। तभी सुनीता जी आ जाती हैं। ये क्या हो रहा है? जब मैंने कहा था मैं इसे समझाऊंगी। माँ जी इसे निकाल दी, फिर आपकी बारी है। अब आप भी यहाँ नहीं रहेंगी। ये घर हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा। दोनों रोने लगती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुशीला दरवाजा खोलती है। सामने एक आदमी खड़ा था। हाँ जी, आप कौन हो? किससे मिलना है? जी, मेरा नाम राकेश है। मैं सौम्या से मिलना चाहता हूँ। लो सुन लो माँ जी, अब तो इसके आशिक घर तक आने लगे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सौम्या की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे पिता भी आए हैं। तभी उसके पिता अंदर आ जाते हैं। वो शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी थे। बहन जी, हम एक सप्ताह में ही शादी करके अपनी बहू को ले जाएंगे। आप चिंता मत करना, हम सारी तैयारी कर लेंगे। माफ करना पिताजी, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। मुझे उनका सहारा बनना है। बेटी, मैंने बाहर सारी बातें सुन ली। तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहेंगी। मैं आज ही तुम्हारे कहीं रहने का इंतजाम कर देता हूं। चलो यहां से। दोनों माँ बेटी उनके साथ चली जाती हैं। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अपनी ननद के बहाने में तो बहुत माल ऐंठ सकते थे। हाँ दीदी, तुम्हें सब्र नहीं था। 2 दिन रुक जाती तो हम भी पैसों में खेल रहे होते। एक हफ्ते के बाद राकेश और सौम्या की शादी हो जाती है। विमला जी पिछले 10 सालों से कुल्फी बेचने का काम करती थी। गर्मी के दिनों में कुल्फी बेचती थी और सर्दी में उसी ठेले पर जलेबी बनाकर बेचा करती थी। विमला जी के पति का देहांत कई सालों पहले हो चुका था। बेटा एक जगह मजदूरी करता था। दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत करती थी। एक दिन विमला जी ठेले पर कुल्फी बेच रही थी। तभी उन्होंने देखा एक लड़की बहुत देर से दूर बैठी उन्हें देख रही थी। विमला जी ने इशारे से उसे बुलाया। लड़की, वहां बैठे बैठे क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस कुल्फी देख रही थी। खानी है तो पैसे निकाल। बहुत मलाईदार कुल्फी है। दूर दूर से लोग मेरी कुल्फी खाने आते हैं। बता कौन सी खाएगी, 10 वाली या 20 वाली? मेरे पास तो पैसे नहीं है। है? क्या पैसे नहीं है? तो फिर यहाँ खड़ी क्यों है? चल भाग यहाँ से। मैं आपका हाथ बटा दूंगी। मुझे कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। विमला जी को उसे देखकर तरस आ गया और वो बोली, तेरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सपना है। मेरे माता पिता यहीं पास की सिग्नल पर भीख मांगते हैं। एक दिन रात को वहीं सो रहे थे, तभी उनके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तू क्या करती है? जी, मैं वहीं भीख मांग लेती हूँ। आज कुछ भी नहीं मिला। भीख मांग के क्या होगा? चल मेरे साथ काम कर, मैं तुझे खाना खिला दूंगी। सपना विमला जी के साथ काम करने लगती है। दोपहर को विमला जी उसे अपने टिफिन से खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर फिर से काम में लग जाती है। शाम तक विमला जी की सारी कुल्फी बिक जाती है। वो ठेला लेकर घर आ जाती है। अगले दिन वो लड़की फिर से आ जाती है। पूरा दिन काम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब विमला जी उसे कुछ पैसे भी दे देती थी। वो अच्छे से कुल्फी जमाना सीख जाती है। एक दिन विमला जी ने सपना से पूछा, तेरा कोई सगा रिश्तेदार है या तू बिल्कुल अकेली है? नहीं माँ जी, मेरा कोई नहीं है। देख, मेरा एक बेटा है। मैं चाहती हूँ तेरी शादी उससे कर दूं। तुझे रहने को घर मिल जाएगा, हमें बहू मिल जाएगी। जो आपको ठीक लगे माँ जी।
विमला जी अपने बेटे दीपक से बात कर रिश्ता पक्का कर देती है। 2-3 दिन बाद दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। अगले दिन जब विमला जी ठेले पर सामान लगा रही थी, तभी सपना उनके पास आई और बोली, माँ जी आप रहने दीजिए, आज से मैं ठेला लगा लूंगी, आप घर पर आराम कीजिए। नहीं बहू, तू अकेले कहाँ से संभाल पाएगी, मेरे साथ तू भी चल। सपना जिद पकड़ लेती है और वो अकेले ठेला लगाने चली जाती है। शाम तक उसकी सारी कुल्फी बिक जाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे कुल्फी की बिक्री कम होने लगी थी। एक दिन विमला जी ने सपना से पूछा, बहू ये कुल्फी तो सारी बिक जाती है, लेकिन पैसे बहुत कम आते हैं। बुढ़िया, मैं सारे दिन धूप में कुल्फी बेचूं और तुझे फ्री के पैसे चाहिए? आधे पैसे मैंने रख लिए। ये क्या बकवास कर रही है, रहने दे, कल से मैं जाऊंगी ठेला लेकर। खबरदार, जो ठेले को हाथ भी लगाया, इतनी मुश्किल से कुल्फी बनाना बेचना सीखा है, अब तू जाएगी ठेला लेकर? चुपचाप घर में बैठ, जो मिल रहा है उसी में सब्र रख। ओहो, मैंने तुझ पर तरस खाया, यही मेरी गलती थी। तू तो वहां सड़क पर ही अच्छी थी। आने दे दीपक को, आज फैसला हो जाए, इस घर में तू रहेगी या मैं। जा जा, कर ले जो करना है। कल से पूरी कमाई मैं रखूंगी। तुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, चुपचाप खा ले। और हाँ, कल से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। शाम को विमला जी दीपक को सारी बातें बताती है। सपना, तू ये सब क्या कर रही है? माँ ने तुझे सब सिखाया? तुम इन सब से बाहर रहो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को दहेज के केस में अंदर करवा दूंगी। बेटा रहने दे, ये हमारे ही नसीब का खेल। वो घर का सारा काम करती थी। सपना कुल्फी बेचकर सारी कमाई उड़ा देती थी। कभी घूमने जाना, कभी नए कपड़े। इसी तरह से पूरा पैसा खत्म कर रही थी। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। अब सर्दियां शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कुल्फी की बिक्री भी बंद हो जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो सारे पैसे उड़ा दिए। अब सर्दियों में कमाई बंद, और मुझे तो जलेबी बनानी भी नहीं आती। वो यही सब सोचकर अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, सर्दियों में जलेबी बेचनी है, वो आप मुझे सिखा दीजिए। बहू, माँ जी नहीं बुढ़िया बोल, जैसे अब तक बोलती आई है। और रही बात काम सिखाने की, वो तो भूल जा। ना मैं अब काम करूंगी और ना तुझे सिखाऊंगी। सपना बिना कुछ बोले वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसे तो रोज पैसे उड़ाने की आदत लग गई थी। उसने अपने पति से भी पैसे मांगे, लेकिन वो तो बस इतना ही कमाता था कि घर का खर्चा चला सके। तभी सपना रोते हुए उनके पास आती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पैसे ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप ही ठेले पर काम संभालिए, मैं बस आपकी मदद करूंगी और घर का काम भी मैं कर लूंगी। अचानक ये सब। माँ जी, मैं जब तक आपसे नहीं मिली थी, एक एक पैसे के लिए तरसती थी। 2 दिन तक भूखी रहती थी, कोई भीख भी नहीं देता था। आपने मुझे सहारा दिया और मैं बेवकूफ आपको ही नुकसान पहुंचाने लगी। आज मेरी हालत फिर से वैसी ही हो गई है। आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बहू, अब हमारे परिवार का तू हिस्सा है। तू भूखी कभी नहीं रहेगी। चिंता मत कर, मैं कल से ठेला लगा लूंगी, तू घर संभाल ले। नहीं माँ जी, मैं घर और काम दोनों संभालूंगी, बस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये सुनकर विमला जी हंसने लगती है। अगले दिन से पहले की तरह वो ठेला लगाने लगती है। अमित और बरखा की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। अमित के माता पिता नहीं थे। अमित की छोटी बहन थी, सौम्या। सौम्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। अमित अब उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। एक दिन दोपहर के समय बरखा घर का काम निपटाकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बरखा ने गेट खोला। सामने अमित खड़ा था। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। बरखा चाय बनाकर लाती है। अमित को परेशान देखकर वो उसकी परेशानी के बारे में पूछती है। मेरी नौकरी चली गई, कंपनी से बहुत से लोगों को निकाल दिया गया है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब घर का खर्च कैसे चलेगा? चिंता मत करो, मैं कल से नई नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। अमित अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। शाम को सौम्या घर आती है।
उसे अमित की नौकरी जाने के बारे में पता लगता है। भैया, आप चिंता न करें, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, तब तक मैं घर का खर्च चला लूंगी। नहीं दीदी, ये सही नहीं है। आप छोटी हैं, हम आपकी कमाई नहीं ले सकते। अभी तो घर खर्च के पैसे हैं। मुझे उम्मीद है जल्द ही इनकी नौकरी लग जाएगी। हाँ बहन, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। वैसे कभी पैसे की तंगी हो तो बता देना। अगले दिन से अमित नौकरी ढूंढने लगता है। वो अपने दोस्तों से भी बात करता है, ऑनलाइन भी अप्लाई करता है। एक सप्ताह बाद उसे 2 जगह से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अमित सुबह ही तैयार होकर इंटरव्यू देने पहुंच जाता है, लेकिन दोनों ही जगह उसे मना कर दिया जाता है। निराश होकर अमित घर आ जाता है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े थे उनसे घर का खर्च चल गया था, लेकिन अब आगे पैसे नहीं थे। अमित घर में बैठकर बहुत परेशान हो गया था। वो सुबह ही निकल जाता था। अब वो अपने काम को छोड़कर किसी भी काम में नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन किस्मत से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन सुबह सौम्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। भाभी, जल्दी से नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है, और मेरा खाना पैक कर दो। वो दीदी, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कल राशन लेने गई थी, लेकिन दुकानदार ने राशन देने से मना कर दिया। कह रहा था पहले पिछले पैसे चुकाओ। ये क्या मजाक है? जब मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझसे पैसे ले लो, तब तो आपको ऊंच नीच सूझ रही थी। अब सब भूखे मरेंगे क्या? दीदी, थोड़ा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। बस आप किसी तरह बाहर से खाकर काम चला लो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम कर लूंगी। जेब में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, और नखरे इतने कि किसी से मदद नहीं लेंगे। ये लो भाभी, 5,000 रुपए उधार समझकर रख लो, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना। तभी अमित अपने कमरे से बाहर आया। सौम्या, ताने देने की जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम रख लो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। सौम्या टेबल पर पैसे रखकर गुस्से में चली गई। आप भी मान जाइए, दीदी के पैसे ले लेते हैं, बाद में वापस कर देंगे। बरखा, बात पैसों की नहीं है, बात उसके बोलने के तरीके की है। कोई बात नहीं, उन्हें छोटा समझकर माफ कर दीजिए। बरखा पैसे लेकर घर का राशन ले आती है। शाम तक सब कुछ सामान्य हो जाता है। सौम्या को आते ही चाय नाश्ता और बाद में खाना मिल जाता है। अमित हर दिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह करीब 6 महीने बीत गए। अब घर का पूरा खर्च सौम्या चला रही थी। सौम्या का व्यवहार बदल गया। उसे लग रहा था कि उसका भाई जानबूझकर नौकरी नहीं कर रहा है, वो मुफ्त में उसकी कमाई खाना चाह रहा है। एक दिन सौम्या ने कहा, भैया, ऐसे कब तक चलेगा? आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मैं जीवन भर आप लोगों का खर्च चलाती रहूंगी? सौम्या, मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही नौकरी मिल जाएगी तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। दीदी, हम जानते हैं हमें आपसे पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है। बस कुछ दिन और साथ दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। देखो, मैं 2 महीने का समय तुम्हें दे रही हूँ, वरना मैं अपना इंतजाम अलग कर लूंगी। अमित और बरखा को बहुत बुरा लगा। जिस बहन को माता पिता के मरने के बाद अमित ने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और वो आज परेशानी में उन्हीं को बेइज्जत कर रही है। एक दिन अमित के दोस्त सुरेश ने उसे फोन किया। भाई देख, तेरे साथ मेरी भी नौकरी गई थी, मैंने तो बहुत कोशिश की, तब नौकरी नहीं मिली तो मैंने यहाँ पास ही में चाय की रेडी लगा ली, तू चाहे तो साथ में खाने की रेडी लगा ले। अमित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन वो एक दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते रास्ते पर आ रहा था। तभी सुरेश ने उसे आवाज दी। वो उसकी दुकान पर पहुंच गया। सुरेश ने उसे चाय पिलाई। देख भाई, नौकरी से 2 गुना कमा लेता हूं, ये इज्जत वगैरह से घर नहीं चलता। मेरी बात मान तो तू घर से खाना बनाकर ला और मेरे बराबर में रेडी लगा ले। अमित मान गया। सुरेश से पैसे उधार लेकर वो सामान ले आया और अगले दिन से रेडी पर खाना लगाकर बेचने लगा। शाम तक जितनी कमाई होती उसमें से आधी वो सुरेश को दे देता, बाकी से घर का खर्च चल जाता था। कुछ ही दिनों में उसका काम अच्छा चलने लगा। एक दिन लंच के समय वो ग्राहकों को खाना खिला रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। एक थाली लगा दो, कितने की है?
अमित ने उसकी ओर देखा। सौम्या मोबाइल में कुछ देख रही थी। सौम्या ने जैसे ही अमित को देखा, वो बिना कुछ बोले वापस अपने ऑफिस में चली गई। शाम को घर आकर उसने कलेश खड़ा कर दिया। आपको यही गंदा काम करना था, वो भी मेरे ऑफिस के नीचे। अगर किसी को पता लग गया कि तुम मेरे भाई हो तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तुम्हारी इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं। तुमने 2 महीने का टाइम दिया था, बस 1 महीने और रुक जाओ, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन अब मैं काम नहीं छोड़ सकता। दीदी, वहां किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, ये कभी तुमसे बात नहीं करेंगे। 1 महीने बाद अमित सौम्या को उसके पैसे लौटा देता है। अब घर का खर्च अच्छे से चलने लगता है। एक दिन सौम्या अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसके मैनेजर श्याम जी अंदर आए। सौम्या, ये अमित है, आज से ये हमारी कंपनी में ऑडिट देखेंगे। इतने काबिल इंसान है, और पता है, बाहर सड़क पर रेडी लगाकर खाना बेच रहे थे। मैं इनसे मिला तब इन्होंने बताया। सर, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा, आप परेशान ना हो। अरे भाई, तुम्हें पता है हमारे ऑफिस में करीब 6 महीने से ये पोस्ट खाली है। तुम यहां काम संभालो, बहुत काम पेंडिंग है। सौम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी मेरी कंपनी में वैकेंसी है, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं बताया। क्या ये तुम्हारे भाई हैं? वही जिन्होंने पढ़ा लिखा कर तुम्हें काबिल बनाया? सौम्या, ये तो तुमने बहुत गलत किया। बेचारे कब से खाली हैं, नौबत यहां तक आ गई कि इन्हें रेडी लगानी पड़ रही है। सौम्या रो रही थी। अमित ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और बोला, सर, मेरी छोटी बहन से कुछ मत कहिए। मैंने आज तक इसे कभी नहीं डांटा। मेरी बहन नहीं, बेटी है ये। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे का घमंड हो गया था। बस कर, चल मुझे काम समझा दे। शाम को दोनों घर आते हैं। बरखा को जब ये सब पता लगता है तो वो बहुत खुश हो जाती है।